नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू चौहान आपके अपने YouTube चैनल तोड़फोड़ स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं भारतीय संविधान का भाग 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना का जो अर्थ होता है, प्रस्तावना का अर्थ होता है किसी चीज़ का सार निकालना, किसी बड़े रूप को छोटे रूप में कन्वर्ट करना प्रस्तावना कहलाता है। जैसे हमारा संविधान इतना बड़ा है, उस संविधान को इन 8-10 लाइनों में कंप्लीट करके लिखा गया है। उसमें जितने भी चीज़ें प्रयोग की गई हैं वो सारी चीज़ें इसमें आपको डिटेल में समझने को मिल जाएंगी। जैसे इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें दोस्तों, इसमें जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं उन सभी वर्ड का एक अलग अलग अपना मतलब है, जिसे मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पर डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, तत्व क्या है। इसमें देखिए बहुत सारे तत्व दिए गए हैं। जैसे संविधान को अधिकार देने का स्रोत। संविधान को अधिकार देने का स्रोत जो इसमें हमारी प्रस्तावना में दिया गया है वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है कि हम भारत के लोग संविधान को अधिकार प्रदान करते हैं कि हम संविधान के अनुसार ही चलेंगे। हम पूरे भारत के लोग, हम जितने भी भारत के लोग हैं, हमारा एक समाज है, वो सब जो भी काम होगा हमारे संविधान के अनुसार ही होगा। नेक्स्ट, भारतीय राज्य की प्रकृति। भारतीय राज्य की जो प्रकृति है उसे कई सारे वर्ड बताते हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना। भारतीय राज्य की जो प्रकृति है वो हमें इन 5 वर्ड से देखने को मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका बिहेव हम जानते हैं कि कैसा इसका बिहेव है, कैसे करता है, मतलब एक गांव का एटमॉस्फेयर क्या है, हम सब जानते हैं। वैसे ही भारत का भी एक एटमॉस्फेयर है जो इन 5 वर्ड से मिलकर बना है। उन 5 वर्ड से मिलकर कैसे बना है, देखिए आइए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है स्वतंत्र रहना। स्वतंत्र रहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत के अंदर जो रह रहा है वो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है। समाजवादी, भाईचारे के द्वारा समाज के हित में किए गए कार्य है। मतलब लोगों के अंदर भाईचारा होना चाहिए और भाईचारे के द्वारा ही समाज के हित के लिए हमेशा कार्य होने चाहिए। आगे एक नोट दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रस्तावना। प्रस्तावना को जब पेश किया गया था 1960 में, तो न्यायालय ने मना कर दिया था कि प्रस्तावना 1960 में पेश किया गया था न्यायालय के सामने। तो न्यायालय ने मना कर दिया था कि हम इस प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं मान सकते। लेकिन सन 1973 में इस प्रस्तावना को पूरी तरह से संविधान का भाग मान लिया गया था। 1960 में मना किया गया, 1973 में संविधान का भाग मान लिया गया। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है सभी धर्म समान होंगे, कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि जनता का शासन होगा। जनता का शासन का मतलब कि हमारे भारत देश में एक जनता के द्वारा उसका प्रतिनिधित्व चुना जाएगा और वही उस भारत में शासन करेगा। गणराज्य। गणराज्य का मतलब है
वंशानुगत राज्य नहीं होगा। वंशानुगत राज्य का मतलब क्या है? जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनके जैसे कोई राजा है, उसके बेटे को उसका राज्य मिल जाएगा, फिर उसके बेटे को उसका राज्य मिल जाएगा। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम मान के चलो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता है तो दोबारा से वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद दोबारा से एक नेता चुना जाएगा। तो उसी प्रकार से अब वंशानुगत नहीं रहा। गणराज्य का मतलब ये है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए नंबर 3 है आपका उद्देश्य। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब लोगों को सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए और राजनीतिक न्याय भी मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब समाज को न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब लोगों को, सभी को आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि लोगों को वोट डालने का अधिकार भी मिलना चाहिए। आगे है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब ये जो पांचों गुण हैं ये एक इंसान के अंदर होते हैं और इंसान को अपने, जब इंसान खुद स्वतंत्र है तो ये 5 वर्ड्स भी स्वतंत्र ही होने चाहिए। विचार मतलब इंसान कुछ भी सोच सकता है, अपनी मर्जी है, किसी के दबाव में नहीं है। अभिव्यक्ति मतलब उसके मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। विश्वास, कोई किसी पे विश्वास कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, उसके ऊपर बात है। धर्म और उपासना, धर्म, किसी धर्म से किसी का कोई मतलब नहीं है। अब जो धर्म जैसे चल रहा है चलता रहेगा। उपासना की स्वतंत्रता मतलब किसी पे कोई दबाव नहीं रख सकता। आगे है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब उसके मान को कोई भी ठेस नहीं पहुंचाएगा। अवसर की समता मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रत्येक इंसान को दी जाएगी प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता, देखिए सॉरी, राष्ट्र की एकता, इसमें 3 वर्ड यूज करे गए हैं। राष्ट्र सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए सबसे मेन वर्ड क्या है? बंधुता। देखो गरिमा, जो जिस पद पे है वो उस पद पे बना रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र की एकता, सभी लोगों को एक बन के रहना है। अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए काम करना है। बंधुता मतलब सभी को एक होकर काम करना है। अब देखिए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आर्टिकल 38 में हमें आगे लिखे मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे इसमें जोड़े गए हैं प्रस्तावना में, तो ये मतलब कुछ लोग कहते हैं कि प्रस्तावना में तो ये वर्ड है लेकिन आगे संविधान में नहीं है, तो संविधान में भी इन्हें जोड़ा गया है। आर्टिकल 38 के थ्रू इन्हें जोड़ा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। आर्टिकल 39 कहता है कि आर्थिक लाभ भी सभी को मिलेगा। मतलब अगर किसी इंसान को आर्थिक लाभ मिल रहा है किसी वजह से, वो एक इंसान को नहीं मिलेगा, वो पूरी जनता को मिलेगा। नंबर 4, संविधान लागू और बनाने की तिथि। संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जो बना था, सॉरी, संविधान जब बना था तो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं कर पाए थे किसी वजह से। लागू हुआ था, संविधान लागू करने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। देखिए बहुत ही याद करने वाली चीज़ है, नोट। इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर जो मनाया जाता है वो विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलिए। इसमें दे रखा है हमें, देखिए अंगीकृत, ये 3 वर्ड हमें प्रस्तावना में नीचे दिए गए हैं सबसे लास्ट में, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत क्या है? अंगीकृत है पूरी तरह से अपनाना। मतलब लोगों ने जब इस प्रस्तावना में सबसे लास्ट में लिखा गया कि अंगीकृत कर लिया, अंगीकृत करने का मतलब है कि पूरी तरह से अपनाना, मतलब संविधान को पूरी तरीके से लोगों ने अपना लिया है। अधिनियमित, संविधान के अधीन, मतलब लोग संविधान के अधीन ही काम करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। आत्मा अर्पित करने का मतलब है कि आत्मा को अर्पित